मैं एक्शन दुबे। हम सब लोग परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं। कल हम सब लोग जो चर्चा किए थे वो डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स थे, उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना था। आज हम सब लोग पढ़ेंगे अगर हमारे पास जो थिंग्स हैं वो आइडेंटिकल हैं तब हम कैसे उनका अरेंजमेंट करेंगे, है ना, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बारे में हम सब लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला है कॉन्सेप्ट है या अगला पॉइंट जो हमारा है वो है नंबर ऑफ डेज ऑफ एन आइडेंटिकल। अब यहाँ पे एन आइडेंटिकल कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पे हमारा आर्टिकल्स होगा वो सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक समान होंगे। एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, हम क्या कर रहे हैं, एन आर्टिकल थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनटू आर किसमें कर रहे हैं, इनटू, ये आपका हो जाएगा इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स, आर डिफरेंट ग्रुप्स इज गिवन बाय। अब यहाँ पे आपके भी दो केस बनेंगे, जैसे वहाँ पे दो केस हुआ कि ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल है कि नहीं है, मतलब कि ब्लैंक ग्रुप को आप शामिल कर रहे हो या नहीं शामिल कर रहे हो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा, थोड़ा से मामले में चेंजिंग रहेगी, बाकी लगभग सब कुछ वही रहेगा। तो पहले जो हम सब लोग पढ़े थे वो तो डिफरेंट थिंग्स के लिए था, लेकिन यहाँ पे बात किसकी है, आइडेंटिकल के लिए। आइडेंटिकल कहने मतलब ये हो गया कि जो हमारे पार्टिकल्स होंगे या जो भी हमारा वस्तु हो गया वो क्या होगा, एक समान होगा। उसको हम क्या करेंगे, 8 डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक, उसकी बात हम सब लोग करेंगे। तो उसके लिए दो केस बना लेंगे। जो हमारा पहला केस होगा उसमें क्या कर देंगे, मान लेते हैं कि पहले केस में ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल है, ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल। अगर हमारा ब्लैंक ग्रुप क्या हो जाए, शामिल हो जाए, तो वहां पे हम सब लोग क्या पढ़े थे, n प्लस आर, ये तो पढ़ा गया था, n प्लस आर माइनस 1 pn था। ये तब था जब हमारे पास जो n थिंग्स थे वो डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पास जो n थिंग्स हैं वो कैसे हैं, एक समान है। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है ना। when ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल, अगर हमारा ब्लैंक ग्रुप क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 होगा। बार बार हमसे कंफ्यूजन हो जा रहा है। n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, जब हम क्या करेंगे, ब्लैंक ग्रुप को भी शामिल कर लेंगे तब ये होगा। और दूसरे केस में आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं दूसरा केस ब्लैंक ग्रुप नॉट एडमिसिबल है, मतलब शामिल नहीं है। व्हेन ब्लैंक ग्रुप इज नॉट एडमिसिबल, अगर एडमिसिबल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, बस तो इतना ही होता है। शामिल होगा ब्लैंक ग्रुप तो n प्लस आर माइनस 1 उसमें भी होता था, इसमें भी है, तो वहाँ पे p होता था, परमुटेशन होता था, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। और यहाँ भी क्या होता था, वहाँ पे फैक्टोरियल n लगता था, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगेगा, ठीक, ओके। अब इससे रिलेटेड एक हम सब लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी डेज
हाउ मेनी डेज, कितना मान लिया जाए, 5 आइडेंटिकल थिंग्स, 5 आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी distributed, can be distributed into कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, 3 डिफरेंट ग्रुप्स, 3 डिफरेंट ग्रुप्स। तो अब यहाँ पे जैसे दे दिया कि 5 आइडेंटिकल थिंग्स हैं। आइडेंटिकल थिंग मतलब हो गया 5 एक समान हम बॉल ले लेते हैं। 5 एक समान बॉल को हम क्या कर रहे हैं, 3 बॉक्सेज में हम क्या कर रहे हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हमारा बॉक्स खाली हो या खाली होने की संभावना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे 3 बॉक्स में हम क्या कर दें, सारे बॉल्स को एक ही में फुल कर दें या 2 में फिल कर दें, एक खाली हो जाए। अगर हम 1 में फिल करते हैं तो 2 हमारा खाली हो जाएगा, 2 में फिल करेंगे तो 1 खाली हो जाएगा, या हम तीनों में फिल कर दें तो 1 भी खाली नहीं होगा, है ना। तो ये केस कह रहा है कि अगर हम क्या कर दें, बॉक्सेज में 2 बॉक्स फिल कर दें तो 1 खाली हो जाता है या 2 खाली हो जाता है, या फिल ही ना कर दें, यदि लीजिए फिल हो गया, तो ये मतलब हो गया कि ब्लैंक ग्रुप कैसे उसमें एडमिसिबल हो रहा है। तो पहले में मान लेते हैं इफ ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल, जब ब्लैंक ग्रुप हमारा एडमिसिबल होगा, ये तो हो गया हमारा n आइडेंटिकल थिंग्स है, ये हमारे r डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इनको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 5 + 3 - 1 c 3 - 2, ठीक है। थोड़ा सा इनको अगर और सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा 7c। इनको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, जब हमारा ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल नहीं है, ठीक। तो सॉरी, ब्लैंक ग्रुप क्या है, एडमिसिबल है। और अगर ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल ना हो तो क्या होगा, अगले की बात कर लेते हैं। ये भी दूसरा केस बना देते हैं। इफ ब्लैंक ग्रुप नॉट एडमिसिबल, अगर आपको थोड़ा सा एडमिसिबल पे अगर प्रॉब्लम होगी तो इम्पटी का नाम लेके चलिएगा। यहाँ पे हो जाएगा नॉन इम्पटी, यहाँ पे हो जाएगा इम्पटी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए तो फार्मूला था आपका n + r - 1 c r - 1 था, और इसके लिए फार्मूला क्या है, n - 1 c r - 1। तो n की वैल्यू है 5 - 1 c 3 - 1 हो जाएगा 4c2। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। अभी इसको हम थोड़ा सा आपको एक इक्वेशन के टर्म में भी आपको बताएंगे। इक्वेशन के टर्म में इस फार्मूले को कैसे हम सॉल्व लगाते हैं, उसकी भी बात हम सॉल्व करते हैं। अगला क्या है, ये समझ में आ गया ना, आगे चले। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब यही रहेगा। इसी भी हम एक दो एग्जाम्पल आपको और कराएंगे। तो हमारा एग्जाम्पल देखिएगा अगला। वो कभी कभी इक्वेशन के टर्म में दे देता है, वो कहता है कि बताइए कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, अगर उसमें इम्पटी ग्रुप शामिल है तो कितना होगा, कितने टाइम से उनको उनकी वैल्यू को हम अरेंज कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम शुरू करने चल रहे हैं। जिसे मान लेते हैं फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव। एक थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को कि नॉन नेगेटिव मीन्स क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमसे एक बच्चा पूछ रहा था कि ऋणोत्तर क्या होता है। थोड़ा सा हिंदी में हमको भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, उसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं इनको समझना और थोड़ा सा अजीब सा लगता है।
तो नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव का सेंस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं कि नॉन नेगेटिव किसे कहोगे, नॉन पॉजिटिव किसे कहोगे, या पॉजिटिव किसे कहोगे या नेगेटिव किसे कहोगे। प्रॉब्लम क्रिएट होती है जीरो को। जीरो ऐसी डिजिट होती है जिनको हम ना तो पॉजिटिव में लेते हैं ना तो नेगेटिव में लेते हैं। मतलब जीरो ऐसा नंबर है जिनको ना तो हम पॉजिटिव जीरो कर सकते हैं ना तो हम उनको नेगेटिव जीरो कर सकते हैं। मतलब जीरो कुछ नहीं। ठीक, तो बात होती है यहाँ पे नॉन नेगेटिव की। नॉन नेगेटिव मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जीरो से करेंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होगा, नॉन पॉजिटिव में भी जीरो इंक्लूड होगा। समझ रहे हैं ना। अगर हम नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नॉन नेगेटिव में आप कहाँ से स्टार्टिंग हो, 0 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, नॉन नेगेटिव नंबर हो गया या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब यहीं पे अगर कह दें नॉन पॉजिटिव नंबर या नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। तो अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात किया जाए तो नॉन पॉजिटिव मतलब हमको पॉजिटिव टर्म नहीं लेना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डॉट डॉट -2 -3 -2 -1 0। ये क्या है, हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। समझ रहे हैं ना। और अगर यहीं पे सेंस जोड़ दे, ओनली नेगेटिव की बात कर दे, ओनली नेगेटिव की बात कर दे, तो अगर केवल नेगेटिव की बात कर रहा है तो आप जीरो को इंक्लूड मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा, नहीं तो आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। केवल अगर नेगेटिव की बात कर रहा है तो आप डायरेक्ट जो है यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ये आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। अगर पॉजिटिव की बात कर रहा है तो आप यहां भी क्या कर देंगे, 1 2 3 डाटा स्टार्ट कर देंगे। आपको पॉजिटिव में या नेगेटिव में जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। फिर से कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, अगर नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव की बात करता है तब आप जीरो को इंक्लूड करेंगे, अगर वो केवल पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहा है तो आप जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे कहीं कहीं आर स्टार दे देता है, कहता है आर स्टार के बारे में बताओ, है ना। तो आर स्टार में इनको स्टार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि आर स्टार में से हो गया कि आर में से, आर मतलब हो गया जो हमारा रियल फील्ड है, उसमें से हम जीरो को निकाल दिए। तो अगर जीरो को निकाल दिए हैं तो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो वही मतलब यही होता है कि आर स्टार में होता है कि वो हमारी जो, तो जो हमारा आर स्टार होता है, आर स्टार कहने का मतलब ये हो गया कि हम रियल फील्ड में से जीरो को निकाल दिए, मतलब जीरो को एग्जिट कर दिए। यह बात होती है कि आर स्टार जेड स्टार की बात होती है, इसका मतलब ये हो गया कि इंटीजर फील्ड में से जीरो को निकाल दिया गया, है ना। या सी स्टार की बात होती है, सी स्टार में भी क्या है, जीरो को निकाल दिया गया। समझ रहे हैं ना। आर प्लस तो आप जानते होंगे, आर प्लस तो कॉमन सी बात है, या जेड प्लस कॉमन सी बात है। आर प्लस मीन्स ये हो गया कि पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर या पॉजिटिव डिवाइजर। तो हमने आपसे बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव की जब बात होगी तो हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, जब नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव की बात होगी तभी हम क्या करेंगे, जीरो को इंक्लूड करेंगे। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब आप शायद गलती नहीं करेंगे। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट था वो था क्या था, फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। इक्वेशन के टर्म में हम इसको डिराइव करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, अपनी तरफ से क्या ले लिया जाए, इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सपोज दैट हमने इक्वेशन ले लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। अब इसे में पूछ ले कि फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन में कितने हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन होंगे। तो नॉन नेगेटिव देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात मतलब हमने आपसे बता दिया था कि नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होगा, इसका मतलब ब्लैंक ग्रुप इसमें एडमिसिबल है, ब्लैंक ग्रुप इसमें है, मतलब एम्प्टी ग्रुप भी शामिल है इसमें। तो हम अगर इसमें ब्लैंक ग्रुप भी शामिल है तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे,
फार्मूला आपको बताया था, क्या था फार्मूला आपका, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये तो था जब आपका ब्लैंक ग्रुप शामिल था, तभी तो बात हुई थी, है ना। अब यहाँ पे पहचानना है कि n क्या है, r क्या है। तो नंबर ऑफ अननोन डिजिट या अननोन जो इसमें दिए गए वेरिएबल्स, उनको हम सब लोग क्या कहेंगे, r कहेंगे, और जो टोटल वैल्यू दी रहेगी उसी को हम सब लोग क्या कहेंगे, n कहेंगे। मतलब यहाँ पे जो 7 है वो आपका n है, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ अननोन डिजिट है, ये क्या है आपके r है। जबकि हमारा नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव मीन्स हो गया एम्प्टी ग्रुप ऑलरेडी इंक्लूड, जो एम्प्टी ग्रुप है वो भी क्या है उसमें शामिल है। तो अगर शामिल है तो डायरेक्ट आप अपना आंसर लिखेंगे, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, मतलब ये हो गया 7 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9C2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा यहीं पे अगर क्या कर दे, नॉन शब्द हटा दे, तो नॉन शब्द हटा देगा तब क्या हो जाएगा, ये r यहाँ से हट जाएगा, तो n माइनस वन सी आर माइनस वन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने टर्म आए हैं, मतलब इनको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 बनेगा। इनको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 बाई 2, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 36 आ गया। मतलब इसमें जो होंगे 36 आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो आप, आप कहते कि अगर यहीं पे नॉन नेगेटिव जगह पे पॉजिटिव की बात कर दे या नहीं, ठीक, हटा ही दे पूरा। चलिए हम यहीं पे क्या कर देते हैं, इसको पॉजिटिव नाम दे देते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। इसका इंटीजर सॉल्यूशन है क्या मान लिया जाए अपने मन से, चलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस क्या रख दें, चलो 20 मान के चलते हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उनकी बात की वो कर रहा है, कितने इंटीजर बनेंगे, इंटीजर सॉल्यूशन कितने बनेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव की बात कर रहा है तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, नेगेटिव की बात कर रहा है तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा। अगर जीरो इंक्लूड नहीं है इसका मतलब उसमें ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल नहीं है, मतलब ब्लैंक ग्रुप उसमें नहीं लिया जा रहा है ना, मतलब जीरो वाला सोल्यूशन निकाल दिया गया। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या था, एक ही लाइन में डायरेक्ट आप ले सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, n माइनस वन सी आर माइनस वन। यही तो था, हमको बताया क्या थे, ये n होता है और जितने नंबर ऑफ अननोन टर्म होते हैं उनको क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया 20 माइनस वन सी 4 माइनस वन मीन्स हो जाएगा 19C4 हो जाएगा। ये हो गया जब हमारा ब्लैंक ग्रुप उसमें शामिल नहीं है तब। अच्छा अगर इसी को हम सब लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब दूसरे रूप में ले ले। दूसरे ग्रुप मतलब ये हो गया कि हम इस इक्वेशन को ऐसा बनाते हैं कि इसमें ब्लैंक ग्रुप आ जाए। तो अगर ब्लैंक ग्रुप आ रहा है तो उस टाइप के स्ट्रक्चर कैसे होगा, OR करके आप जिसे दूसरे मेथड से भी आप लगा सकते हो। OR ये तो आपका सोल्यूशन है ही है। OR करके कह रहा है कि जो भी आपका इंटीजर है पॉजिटिव है। चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा x1 है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है ना। सिंस x1 x2
x3 x4 आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो x1 है वो ग्रेटर देन 0 है, x2 भी ग्रेटर देन 0 है, x3 भी ग्रेटर देन 0 है, x4 भी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन इंटीजर की बात कर रहा है, इसका मतलब हम इसको उपवार करके ये भी लिख सकते हैं x1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x3 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 कर सकते हैं ना। या और क्या लिख सकते हैं इनको हम, x1 माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x2 माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x3 माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x4 माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये भी तो लिख सकते हो, इसका सेंस तो यही तो है। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा अगला इंटीजर कौन होगा, 1 ही तो होता है। तो हमने क्या कर दिया, x1 को 1 या 1 से बड़ा ले लिया, x2 को भी 1 या 1 से बड़ा ले लिया, ऐसे x3 x4 की बात कर ली। अब इनको हम मान लेते हैं y1 है, इनको मान लेते हैं y2 है, इनको मान लेते हैं y3 है, इनको मान लेते हैं y4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा y3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें, ये सब वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर दें। जैसे हमने यहाँ पे क्या माना था, माना ये था कि जो x1 माइनस 1 है वो क्या है, हमारा y1 है। तो यहाँ से x1 इक्वल क्या हो जाएगा, y1 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही x2 माइनस 1 इक्वल टू y2 था, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y3 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y4 प्लस 1 हो जाएगा। इन्हीं सारी वैल्यू को आप ले जा करके इसी में पुट कर दो। तो जो आप पुट करोगे देखो कैसे बनता है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है। जब आप इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, y1 प्लस 1 प्लस y2 प्लस 1 प्लस y3 प्लस 1 प्लस y4 प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 20। कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से ले रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस वाली 20 है। अब जब इसमें 4 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा ना 16। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना इसमें क्या है, 0 इंक्लूड है। देखिए ये बता रहा है ना, y1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, y2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका मतलब अब इसमें 0 इंक्लूड है। इनको हम दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल या इंटीजर सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ये आपका n बन गया, ये आपका r बन गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वही फॉर्मूला लगेगा आप n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n आपका कितना है, 16 है, r कितना है, 4 है, माइनस 1 सी आर कितना है, 4 है, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 16, 4 20, 20 माइनस 1 29, 19 सी, ये हो गया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे हमने 1 माइनस करके 4 ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दोनों आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो चाहे आप इस तरह से लगाओ, चाहे आप इस तरह से लगाओ, लगाने का मेथड दोनों है, लेकिन बात यह है कि एग्जाम में आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो जब आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो आप यहाँ कहाँ आओगे, ये तो था आपको सीखने के लिए। आपको क्या करना था, कॉन्सेप्ट को समझना था कि हम अगर इसको हम क्या कर दें, 0 को इंक्लूड कर दें तो हमारा सोल्यूशन कैसे निकलेगा, या 0 को इंक्लूड ना कर दें, एक्सक्लूड कर दें तब क्या होगा। तो अगर इसकी बात करना था, यहाँ पे इसको भी बना सकते हैं। अगर इनको हम क्या कर दें, 0 को इसमें इंक्लूड कर दें, पहले तो इंक्लूड नहीं था, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अभी पहले इंक्लूड होता तो हम क्या करते थे, एक्सक्लूड कर देते, माइनस कर देते, हर टर्म में से 1 को निकाल देते। जब 1 को निकाल देते तो एक्सक्लूड हो जाता। समझ रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चला जाए।
चलो अगले कॉन्सेप्ट की बात करें। अगला कभी कभी मान लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दे दे इस तरह से, मान लेते हैं जो हमारा कंडीशन है वो इस टाइप का, देखिए वो ये कह दे where x1 greater or equal to 1, x2 greater or equal to 2, x3 greater or equal to 3 और x4 greater or equal to 4, इस तरह से देते। मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के साथ साथ कहते हैं कि जहाँ पे x1 हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, x2 क्या होगा ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा, x3 ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा या x4 ग्रेटर और इक्वल टू 5 होगा। तो हम तो अपने मन से यहाँ पे 1 2 3 4 मान लिया डिजिट। अगर वो कुछ भी डिजिट दे सके, कुछ भी दे दे, मतलब यहाँ पे मान लेते 5 दे दे, कोई बात नहीं 5 लेकर चलेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं 6 दे दे, कोई बात नहीं 6 लेकर चलेंगे। मतलब प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। अब अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अपन डायरेक्ट अपना नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैंक ग्रुप तो एडमिसिबल नहीं है, तो ये तो कंफर्म है। लेकिन ये बात है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे इंटीजर 1 से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। पहला तो हमारा 1 से हो रहा है, लेकिन 2 x2 x3 x4 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबको एक तरह से बनाएंगे। जब ये एक तरह से बन जाएंगे तब अपने फार्मूले का यूज कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर सारे जितने भी थे सब एक फॉर्म के होते, आइडेंटिकल होते, आइडेंटिकल सब एक समान होते, तो अगर एक समान होते तब तो हम उनका सोल्यूशन निकाल सकते थे। लेकिन ये तो सब डिफरेंट टाइप के हैं, इनकी कंडीशन तो सबकी डिफरेंट है। तो इनके लिए क्या करेंगे, पहले इनको हम एक समान बनाएंगे। एक समान कैसे बनेगा, देखिए हम क्या कर देंगे, जो x1 है 1 को लेफ्ट साइड ले लेंगे, x1 -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। x2 की बात करें तो x2 -2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ऐसे x3 -3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ऐसे x4 -4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया था, हमने फिर उसके बाद क्या किया था, इनको y1 माना था, इनको y2 माना था, इनको y3 माना था, इनको y4 माना था। सेम टू सेम वैसे मानेंगे, वहां पे 1 था लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 दिया गया, कोई बात नहीं लेकर चलते हैं। इनको क्या मान लेते हैं, y1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इनको क्या मान लेते हैं, y2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इनको क्या मान लेते हैं, y3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, और इनको मान लेते हैं y4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे जो आपने माना है इनको, यहाँ से हम x1 x2 x3 x4 की वैल्यू y के टर्म में निकाल के इसमें लाके पुट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम x1 निकालते हैं तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, y1 + 1 बनेगा। x2 क्या हो जाएगा हमारा, x2 हमारा हो जाएगा y2 + 2 हो जाएगा। x3 क्या हो जाएगा, y3 + 3 हो जाएगा। x4 क्या हो जाएगा, y4 + 4 हो जाएगा। आप इन सारी वैल्यूज को ले जाकर के जब आप इसमें पुट कर दोगे तो इसमें देखो ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल हो गया, नहीं हो गया, एम्प्टी ग्रुप आ गया ना, आ गया, 0 है ना, 0 तो शामिल हो गया ना, रख सकते हो आप। चलिए पुटिंग these values in above equation, जो ऊपर इक्वेशन दिया गया उसमें क्या कर देते, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते। x1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, y1 + 1, x2 के प्लेस पे y2 + 2, x3 के प्लेस पे y3 + 3, x4 के प्लेस पे y4 + 4, इक्वल क्या है आपका 20 हो गया। तो 1 2 3 4 सबको ऐड करके राइट साइड भेज दीजिए। तो y1 + y2 + y3 + y4 इक्वल कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 1 10, मतलब कितना आ गया 20 - 10 हो गया 10 हो गया। ठीक, ये भी आप लिख सकते हो y1 + y2 + y3 + y4 इक्वल क्या आ गया आपका। अब आप देखिए तो पिछले की तरह इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पे y1 y2 में क्या है, ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल है,
अगर ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल है, ब्लैंक ग्रुप कैसे एडमिसिबल है, यहाँ पे देखो ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 को लेकर के तब आपको चलना है। इसका मतलब ब्लैंक ग्रुप इसमें आएगा, अगर आएगा तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये तो हो गया आपका n, ये हो गया आपका r, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n मीन्स हो गया 10, r मीन्स हो गया आपका 4 माइनस 1, सी 4 माइनस 1 मीन्स आपका हो गया 13 सी 3। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो जहाँ तक आशा है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, है ना। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला है जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट की बात करते हैं। कितने प्रकार से हम किसी टर्म को डी अरेंज कर सकते हैं। कब कर देना, नोट करेंगे। चलिए थोड़ी देर आप 2-3 सेकंड के लिए छोड़ रहे हैं, जल्दी से आप नोट करिए। अब अगली जो कंडीशन बनेगी आपकी डी अरेंजमेंट की, डी अरेंजमेंट मीन्स हो गया अरेंजमेंट जो था उसी का जस्ट अपोजिट, मतलब जहाँ पे आप अरेंजमेंट कर रहे थे वहीं पे आप क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, उनको डिफरेंट कर देंगे, है ना। तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम सब लोग। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए आगे देखिए, इसको आप नोट करिएगा। नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे मजा आता है इसको पढ़ने में भी, है ना। जैसे अगर समझ में आने लगा है तो बहुत मजा आएगा करने में, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मतलब बोरिंग से लगता है, लेकिन हमको आशा है कि जब आप इसको समझने का प्रयास करोगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट की, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डी अरेंज करना है, मतलब जो अरेंज था उनको आपको अलग अलग कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सेपरेट कर देना, है ना। कितने प्रकार से उनको आप डी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पहले इसका हम सब लोग फार्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स, जो हमारा है इसमें नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स इनटू कितने में कर रहे हैं, इनटू n थिंग्स। n थिंग्स में क्या कर रहे हैं, आर थिंग्स लेकर के उनको क्या कर रहे हैं, डी अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनटू कितने में, इनटू n डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे n डिफरेंट, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम डिफरेंट ले रहे हैं कि सेम ले रहे हैं। n डिफरेंट थिंग्स इज, इसका कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, तो यहाँ पे हम सब लोग क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारा इसका चलता है वो होता है n c n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, और ब्रैकेट में होता है आपका 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल n। यही क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स इनटू n डिफरेंट थिंग्स, मतलब n डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को लेकर के हम कितनी प्रकार से डी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसका हम सब लोग क्या करेंगे, डी अरेंजमेंट करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा हम सब लोग बात कर लेते हैं। बात हमारी है ना,
एक मिनट, यहाँ पे आपको आर तक ही ले जाना है, ये तक ही ले जाना है, तो हो जाएगा आर। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास घर के मान लेते हैं कि हमारे यहाँ 5 सदस्य हैं। सपोज दैट M1, M2, M3, M4, M5, 5 सदस्य हैं। ठीक, इन्होंने क्या कर दिया, लेटर पोस्ट किया। मान लेते हैं इनका लेटर L1 है, इनका L2 है, इनका L3 है, इनका L4 है, इनका L5 है। ठीक, इन्होंने पोस्ट किया। सपोज दैट ये फादर हो गए, ये हो गए मदर हो गए, ये हो गया आपकी सिस्टर हो गई, ये कौन हो गया आपका सपोज दैट आप ही हो गए। ठीक, और ये हो गया आपके वाइफ हो गई, इनकी बात। अब फादर को मैसेज जो भी था मैसेज करना था। ठीक, उन्होंने क्या किया, लेटर पोस्ट किया। किसके पास पोस्ट किया, मान लेते हैं वो अपने फ्रेंड के पास की, ये अपने फ्रेंड के पास की, ये अपने फ्रेंड के पास की, ये अपने पास, ये अपने पास। अब यहाँ पे अगर लेटर सही जगह पहुँच गया तो भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। ये तो हो गया अरेंजमेंट, है ना। अब डी अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे आजकल देखते होंगे ना आप तो वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अब पता चला आपको कॉल करना था, किसी के पास कोई फ्रेंड था, या सपोज दैट आजकल नया ट्रेंड चल रहा है गर्लफ्रेंड वाला, गर्लफ्रेंड के पास ही आपको कॉल करना था। देखा नहीं आपको या नज़र नहीं है, जहाँ पे उसका नंबर था उसी के जस्ट नीचे पापा का भी नंबर था व्हाट्सएप पे, आपने ध्यान नहीं दिया, टच कर दिया, और जैसे हो गया आपने फ़ोन को देखा भी नहीं और आपने वो वर्ड बोल दिया जो पिताजी को नहीं बोलना चाहिए था। तो अगर वो वर्ड सुनेंगे तो कैसा एक्सप्रेशन होगा, है ना। तो वैसे यहाँ भी है, जब आपका मैसेज सही जगह जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे क्या हुआ, आपकी मैडम का मैसेज कहाँ पहुँच गया, पिताजी के पास पहुँच गया, तब तो वह बवाल हंगामा हो गया। ये तो पढ़ने गया था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है ना। या पता चला पिताजी का मैसेज कहाँ पहुँच गया, आपकी वाइफ के पास पहुँच गया, तो यहाँ भी वही कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि जो मैसेज यहाँ पे पहुँचना था, सपोज दैट इनका मैसेज माता जी के पास पहुँचना था, वो पहुँच गया आपके वाइफ के पास, तो कैसे सिचुएशन क्रिएट होगी वो तो आप सब लोग फीलिंग ले ही रहे होंगे। तो वही मतलब है कि अगर राइट प्लेस पे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनका अरेंजमेंट अगर राइट प्लेस में माना जाए तो सही एक ही तरह से होगा, लेकिन बात हो रही है डी अरेंजमेंट की, मतलब इनको हम कितनी तरह से अलग अलग पोजीशन पे इनको शेयर कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे बवाल हो जाए। कुल मिला के आपको क्या करना है, बवाल करना है। चलिए ठीक है, आप सिस्टर का मैसेज भाई के पास पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, भाई का पहुंच गया सिस्टर के पास, यहाँ तक तो मैनेज हो जाता। या मम्मी का मैसेज पापा के पास पहुंच जाए, पापा का मैसेज मम्मी के पास पहुंच जाए, ये भी ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये सबसे अब ज्यादा घातक है। सपोज दैट आपकी वाइफ ने, आपकी गर्लफ्रेंड क्या कर दिए, आपने क्या किया, जो मैसेज गर्लफ्रेंड को करना था वो मैसेज गलती से पापा के पास पहुंच गया, तो पापा तो समझ गए बच्चा हमारा क्या कर रहा है वहां पे, तो मामला तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। तो वही मेन कंडीशन यहाँ पे ये हो जाता है। तो बात करते हैं उसकी, अब इसी पे एक क्वेश्चन लेके साथ करेंगे, ठीक है। देखिए रीअरेंजमेंट करने का, जैसे हम सब लोग किसी पे एग्जांपल बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 लेटर्स थे, ठीक, 5 एड्रेस पे क्या करना था, आपको पोस्ट करना था, ठीक। इनको हम कितने प्रकार से डी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट तो एक ही तरह से होगा, क्योंकि हर लेटर हर एड्रेस पे जब आप जाएगा, ये एड्रेस मान लेते हैं 5 एड्रेस पे सेंड करना था, जब हर लेटर अलग अलग एड्रेस मतलब उसी के एड्रेस पे जाएगा तो तरीका एक ही होगा। लेकिन अगर गलत तरीके से ले जाना है तो वो कितने प्रकार से जा सकता है, तो उसकी बात हम शुरू करते हैं। तो n इक्वल टू हमने मान लिया क्या है, 5 है, r इक्वल टू की मान लेते हैं 5, मतलब 5 लेटर को 5 एड्रेस पे सेंड करना है ना, या 5 लेटर बॉक्स में डालना है। तो कितने तरीके से उनको हम डी अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 5C0 इंटू
फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा उसमें रखते चले जाओ। तो 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 5। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट हो गया, है ना। अच्छा लग रहा होगा ना। अगर थोड़ा सा आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लो। तो कितना हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा माइनस 1/120 हो जाएगा। ठीक है, इनको आप अंदर भेज दो। ये हो जाएगा 60 माइनस 20 हो जाएगा प्लस ये डिवाइड हो कितनी बार जाएगा, तो आपका बनेगा 5 टाइम जाएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, हाँ 5 टाइम्स हो गया, ये 1 टाइम्स हो गया। तो आपका ये हो जाएगा 65 हो गया। 65 में से आपको क्या कर देना है, 21 माइनस कर देना है। जब आपका 21 माइनस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 44 आ जाएगा। मतलब 44 टाइम्स से आप क्या कर सकते हो, इनको डी अरेंजमेंट कर सकते हो, है ना। मतलब गलत पोस्ट पे आप इनको सेंड कर सकते हो। समझ रहे हैं ना इसको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे चला जाए, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लें। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसमें अक्सर आप लोग कर सकते हो। एक ये है, जहाँ तक हमको आता है आप हंसोगे जरूर। क्वेश्चन है, देखिएगा। There are 5 letters. There are 5 letters. 5 letters. हमारे पास क्या है, 5 लेटर हैं, 5 लेटर्स हैं, 5 letters and 5 address envelopes हैं। एड्रेस मतलब हमारे पास 5 पत्र हैं जिसपे पांचों पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है। देन हाउ मेनी पेज, देन हाउ मेनी पेज, हाउ मेनी पेज कितने प्रकार से, देयर आर 5 लेटर्स एंड 5 एड्रेस एनवेलप। देन हाउ मेनी पेज, एग्जैक्टली 1 लेटर पोस्ट इन रॉन्ग एड्रेस, गलत पते पे भेज दे। ठीक, गलत एड्रेस पे हम कितने प्रकार से इनको हम भेज सकते हैं उसकी बात होती है। ठीक है ना। मतलब 5 पत्र हैं, पांचों पे पता लिखा हुआ है और उसमें से किसी एक को एग्जैक्टली 1, मतलब एक ही लेटर लेना है, एग्जैक्टली 1 लेटर को प्लेस करना है, पोस्ट करना है इन रॉन्ग एड्रेस, गलत पते पे करना है, या रॉन्ग एड्रेस इन्वेलप कर देते हैं, रॉन्ग एड्रेस इन्वेलप, दोनों यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, तो आप जरा सोचिए कि 5 पत्र हैं, ठीक है, इन्वेलप्स है हमारे पास 5, उसमें रखना है, एक लेटर को गलत तरीके से रखना है ना। तो आप जानते हो जब हम कंपेयर करने की बात आती है किसी को, तो मिनिमम कंपेयर करने के लिए हमको या किसी को सेट करने के लिए कम से कम 2 की आवश्यकता हो। किसी को रॉन्ग या राइट कहने का औचित्य तभी हो पाएगा जब हमारे पास मिनिमम 2 कैंडिडेट होंगे या 2 आर्टिकल्स या 2 थिंग्स होंगे, तभी कहेंगे कि ये इनसे रॉन्ग है या इनसे जो है राइट है। कंपेयर करने की मिनिमम जो क्वांटिटी होती है वो 2 होती है, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक ही लेटर आपको रॉन्ग में रखना है, तो कैसे रखोगे जब एक ही है ही हमारे पास,
इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए हमको पता था कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे नोट करा दिया कि हमारे पास क्या थे, 5 लीटर्स थे जिनमें पांच क्या था, इन्वॉल्व्स था। उस इन्वॉल्व्स में 1 लीटर को कितने गलत तरीके से सेट कर सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली मतलब एक ही, बाकी को नहीं, बाकी से बात नहीं करना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर परमुटेशन की बात। अभी तक हम सब लोग पीछे जो किए थे वो रो अरेंजमेंट था। अगला आपका जो बनेगा वो सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बात करेंगे। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक राउंड टेबल है, एक गोल मेज। गोल मेज में कुछ पर्सन को आपको क्या करना है, बैठाना है, उनके चारों तरफ सिटिंग है करना है। जैसे घर भर में आप देखिए उनके डाइनिंग टेबल होती है, तो डाइनिंग टेबल में क्या करते हैं, उसके राउंड में बैठाते हैं ना, ठीक। तो एक हमारे पास राउंड टेबल है, उसमें आपको अरेंजमेंट करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 चीफ गेस्ट हैं, मतलब एक चीफ गेस्ट हो गए और एक मान लेते हैं कि आपके मिनिस्टर जी हो गए। चीफ गेस्ट में हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम किसको ले लें, सपोज दैट, चलो कुछ भी ले लो एन हम, और यहाँ पे पी मान लेते हैं, कुछ भी कैरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हम इस राउंड टेबल में कितने प्रकार से सेट कर सकते हैं, कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, है ना। तो उसकी बात होती है कि एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल में हमको इनको अरेंज करना है, तो हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं, फिर आगे इसी के रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो ये अगला है हमारा, अब इसमें बहरहाल 2 केसेस बनते हैं, दोनों केस पहले अलग अलग कर देते हैं। पहले केस में है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम मूवमेंट कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमारा डायरेक्शन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करने मतलब ये हो गया जैसे हमारे सर्कुलर डिस्क है और इसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में मूव कर रहे हैं, तो हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम सब लोग इसमें जानेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n, नंबर ऑफ परमुटेशन, कितने लोगों को हमको सजाना है, नंबर ऑफ, हाँ परमुटेशन, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, परमुटेशन ऑफ, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इच, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स, ये कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल n माइनस। जब आपका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जो इसका नंबर ऑफ परमुटेशन बनेगा वो कितना बनेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक। नंबर ऑफ परमुटेशन, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर डिफरेंट, ये होता है, पिछला वाला था हम इसमें लाके जोड़ दिया, सॉरी। जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाए, दोनों डिफरेंट हो जाए, तब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाता है। और जब हमारा सेम हो जाए तब क्या होगा, सेकंड केस में
सेकंड केस में इफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर सेम, अगर क्या हो जाए, सेम हो जाए, आर सेम, अगर सेम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देन नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है फैक्टोरियल n-1/2 हो जाता है। मतलब अगर डायरेक्शन सेम रहेंगे तो बाई 2 कर देंगे, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा तो हम सब क्या कर देंगे, n-1 फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है ना, आगे चले, समझ रहे हैं ना। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट इसी वक्त और है, उसको भी हम आपको बता देते हैं, सर्कुलर परमुटेशन से ही रिलेटेड है, इसको हम रख कर देते हैं। वो अगला कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट। ये दोनों से ना होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करा देंगे। आज कल आपको कॉन्सेप्ट आपको कल बता देते हैं। अगला है सर्कुलर परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स, सर्कुलर परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स। ठीक है, इसमें लेके चल रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन आर थिंग्स आउट ऑफ एक चीज, यहाँ पे हमने केस नहीं बनाया, 1 मिनट केस बना लेते हैं। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड ऑफ की कंडीशन है इफ एंटी क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर डिफरेंट। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, देन नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n different things। मतलब अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि जो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों डिफरेंट अगर हैं, तो सर्कुलर परमुटेशन जो होगा किसी आर थिंग्स का, किसमें से ले रहे हैं, n डिफरेंट थिंग्स में, तो उसके लिए है ना, यहाँ पे क्या है, आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, उनका सर्कुलर परमुटेशन क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा NPR अपॉन R। ये हो गया आपका जब दोनों डायरेक्शन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ठीक, और अगला अगर डायरेक्शन डिफरेंट ना हो, सेकंड केस आपका, सेकंड केस में इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर सेम, अगर क्या हो, सेम हो, तब क्या हो जाता है, सर्कुलर परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स, देन नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स out of n different things
ये क्या हो जाता है आपका इज, ये बन जाएगा NPR/2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बाकी आपका पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो एक आपका हो गया डिफरेंट डायरेक्शन के लिए और एक आपका हो गया सेम डायरेक्शन के लिए। अब इससे रिलेटेड जो भी होगा एग्जाम्पल हम सब लोग कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे इसको एंड कर देते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।